हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्ट को। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, जाति मतलब कास्ट यानी कि जाति, वर्ग मतलब वर्ग यानी कि आप किस क्लास के हैं, आप किस वर्ग के हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो है पिछले अध्याय में, जिसका नाम था राजा किसान और नगर, जो कि आपका दूसरा चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने जो है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बीच में क्या क्या आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ उसको देखा था। जैसे सबसे पहले 16 महाजनपद का उदय हुआ था, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं। 16 महाजनपद में एक सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसका नाम था मगध महाजनपद, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने अशोक का धम्म के बारे में पढ़ा। तो इनमें क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, कैसे कैसे मगध महाजनपद राज किया, फिर कैसे कैसे मौर्य वंश आया। ठीक है, तो हम लोगों ने वो देखा। अब हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस चैप्टर में जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसमें हम लोग देखेंगे 600 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक। ठीक है, 600 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 1200 साल का रेंज में, 1200 साल के बीच में क्या क्या समाज पर प्रभाव पड़ा। यानी कि ये जो आपका 16 महाजनपद आया, मगध महाजनपद आया, तो ये जो आया तो इसके बीच क्या क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, हम लोग इसमें देखेंगे। और ये समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा ये देखने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है महाभारत, क्योंकि आप सबको पता महाभारत जो कि एक बहुत ही पुरानी किताब है, और महाभारत जो है एक बहुत ही प्रमुख किताब है, काव्य ग्रंथ है। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो है आपका जो शासन जो चलता था वो कैसे चलता था, उसके बाद भाई भाई का रिश्ता क्या था, क्योंकि आप सबको पता है कौरव और पांडव के बीच लड़ाई हुआ था, जो कि इसी महाभारत में दिया हुआ है। ठीक है, फिर औरतों की स्थिति कैसी थी, उनको कौन कौन चीज पर अधिकार था, कौन कौन चीज पर अधिकार नहीं था, इन सारी चीजों के बारे में जो है महाभारत में दिया हुआ है। और इन्हीं चीजों को यानी कि समाज के बारे में पढ़ने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है महाभारत। ठीक है, तो आपका जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है राजा किसान और नगर, और जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, और एक चौथा चैप्टर है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो ये जो लगातार 3 चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर में हम लोग जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई थी इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है पिछले अध्याय में 16 महाजनपद, मगध महाजनपद, मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम लोग इसी बीच क्या क्या समाज पर प्रभाव पड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका अगला अध्याय आएगा उसमें हम लोग इसी बीच में जो है नए नए लोगों का उदय हुआ, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी चीजों का उदय हुआ, उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिए, आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे प्लीज आप उसको नोट कीजिएगा, तभी ये चैप्टर देखने का आपको फायदा होगा। और इसके बाद जो है इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा हम लोग सभी को देखेंगे। बिल्कुल आप लोग इसके लिए निश्चित हो जाइए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सबको जैसे कि पता, मैंने अभी आपको बताया कि समाज के बारे में पढ़ने के लिए जो है हम लोगों को महाभारत को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर जो है वहां के शासन के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में, भाई भाई का रिश्ता के बारे में, औरत की स्थिति के बारे में, सभी चीजों के बारे में इसमें डिटेल्स में दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं महाभारत, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है महाभारत क्या है। तो देखिए, महाभारत यह भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ये क्या है? भारत का जो है प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत उपमहाद्वीप की सबसे विशाल ग्रंथों में से एक है। तो ध्यान रखिएगा, महाभारत जो है उपमहाद्वीप की सबसे विशाल ग्रंथों में से एक है। हो सके तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, इसकी रचना लगभग 1000 वर्षों तक होती रही, और इसका जो रचना है लगभग 1000 वर्ष तक हुई। कब से कब तक अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 1000 साल तक के बीच जो है इसकी रचना हुई थी। ठीक है, महाभारत का जो पुराना नाम था उसका नाम क्या था? जय संहिता। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि महाभारत का पुराना नाम क्या है तो आपको लगाना है जय संहिता। ठीक है, महाभारत के मुख्य कथा है दो परिवारों के बीच जो युद्ध हुआ था उसी का चित्रण। यानी कि महाभारत में जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है, 2 परिवार, एक आपका कौरव और एक आपका पांडव, इनके बीच जो युद्ध हुआ था उसी का पूरा चित्रण दिया हुआ है आपका महाभारत किताब में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। शुरू में इसमें केवल 8800 श्लोक थे। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जो है इसमें टोटल 8800 श्लोक थे, लेकिन अब इसमें जो है 1 लाख से ज्यादा श्लोक हो गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि शुरुआत में कितना श्लोक था महाभारत किताब में तो आपको लगाना है 8800, और अभी जो है इस बुक में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हो गए हैं। इसके जो मूल रचनाकार है वो कौन है? महर्षि वेदव्यास। अब महाभारत जो है कोई एक दिन तो नहीं बनाया, इसको लगभग 1000 साल बनाया। 1000 साल, अब आप बताइए 1000 साल तो कोई आदमी जिंदा रह नहीं सकता। ठीक है, तो इसको जो है कई लोगों ने मिलकर के बनाया है, लेकिन मुख्य रूप से जो मूल रचनाकार है, ये जो मूल आदमी है जो कि बहुत ही फेमस है, वो है महर्षि वेदव्यास। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मूल रचनाकार है किसका? महाभारत का, वो है महर्षि वेदव्यास। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक के बीच जो है महाभारत की रचना हुई थी।
तो ये था आपका महाभारत, जिसके बारे में मैंने आपको एक एक पॉइंट को बताया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं महाभारत की कुछ विशेषताएं को, आखिर ये बुक इतना महान क्यों है इसको देखते हैं। देखिए, इतिहासकार जांचते हैं कि यानी कि महाभारत से ही पता चलता है, इतिहासकार को पता चलता है कि ग्रंथ जो है वो प्राकृतिक पाली या संस्कृत भाषाओं में लिखे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, प्राकृतिक जो लैंग्वेज है मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, एक संस्कृत भाषा है, तो इन इतिहासकार सबसे पहले यही जानता है कि ये जो है कौन सी भाषा में लिखे गए थे। दूसरा, इसमें विभिन्न सामाजिक समुदायों के व्यवहार का मानदंड तय है, यानी कि विभिन्न सामाजिक जो था, जो भी समाज, जो भी मतलब कि राज करने के लिए आए, जो भी वंश आए, तो उनके बारे में जो है पूरा व्यवहार क्या था, उनका बिहेवियर क्या था, उन सभी के बारे में डिटेल्स में जो है महाभारत में दिया हुआ है। महाभारत में लड़ाई, जंगलों, महलों और बस्तियों का जो है वर्णन है। महाभारत को हिंदू धर्म का पंचम वेद माना जाता है। जैसे कि आपको टोटल 4 वेद के बारे में तो पता ही होगा, क्या क्या है आप लोग बोलेगा एक बार, फटाफट एक बार कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उसके बाद एक और है ऋग्वेद जो कि सबसे पुराने वेद है। ठीक है, तो ये 4 वेद के अलावा जो अगला वेद है जिसका नाम है पंचम वेद, जो कि है महाभारत। अगर आपको पूछ दे कि हिंदुओं का पंचम वेद कौन सा है, तो आपको आंसर लगाना है महाभारत। ठीक है, तो महाभारत को जो है हिंदू धर्म का पंचम वेद माना गया है। महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषयों से जुड़ा पाठ है। तो इसीलिए अगर आपको पूछा जाए महाभारत की विशेषताएं के बारे में, तो आपको ये कम से कम 5 पॉइंट को लिखना है, क्योंकि वहां पर जो है सब कुछ दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान, सब कुछ के बारे में जो है महाभारत में दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए महाभारत जो किताब है वो बहुत ही खास है। तो महाभारत क्या है हम लोगों ने देखा, महाभारत की हम लोगों ने विशेषताएं देखा। अब जो आपका अगला पॉइंट है, महाभारत का समालोचनात्मक, समालोचनात्मक का मतलब होता है संकटपूर्ण संस्करण। संस्करण का मतलब क्या होता है इसको समझिए, और समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है इसको समझिए। देखिए, संस्करण का मतलब होता है संपादन, ठीक है, और समालोचनात्मक का मतलब होता है संकटपूर्ण यानी कि क्रिटिकल, यानी कि महाभारत के बारे में उसको जमा करना, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको अच्छे से समझना कि भाषा लिखी हुई थी कौन सी भाषा है, उसको अच्छे से विस्तार से डिटेल्स में समझना। ठीक है, फिर लोगों को बताना। तो ये हो गया आपका समालोचनात्मक यानी कि संकटपूर्ण स्थिति हो गया। इसी का संपादन कैसे कैसे हुआ इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जिसका नाम था वीएस सुक्तांकर, क्या नाम था, वीएस सुक्तांकर ने एक परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में बड़े बड़े विद्वानों ने महाभारत का समालोचनात्मक यानी कि जो क्रिटिकल, जो कि संकटपूर्ण से भरा हुआ था, उसी का संस्करण किया, यानी कि संपादन तैयार करने का जिम्मेदारी किया। यानी कि सिंपली में अगर हम लोग समझे तो महाभारत बुक को समझा नहीं जाता था, ये क्या है, कैसे लिखा हुआ, किसने लिखा, इन सभी चीजों को जानने के लिए जो है एक परियोजना की शुरुआत किया। किसने किया था अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान था जिसका नाम था वीएस सुक्तांकर। क्या नाम था, वीएस सुक्तांकर। अच्छा, ये जो परियोजना है वो कब शुरू किया था अगर आपको पूछा जाए तो 1919 ईस्वी में। कब किया था, 1919 ईस्वी में। ठीक है, तो उसने जो है एक परियोजना मतलब कि शुरू किया, जिसके तहत पूरे टीम को बैठाया अच्छे से। ठीक है, बड़े बड़े विद्वानों को बैठाया। और यहाँ पर देखिए समालोचना का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा अगर, तो विश्लेषण करना, अच्छे तरीके से अध्ययन कर उसमें जो भी त्रुटियां है, जो भी गलतियां हैं उसमें सुधार लाना, ये हो गया समालोचना का मतलब। ठीक है, और समालोचनात्मक अगर आ जाए तो उसका मतलब हुआ संकटपूर्ण, यानी कि बेसिकली वही मतलब हुआ कि कैसे कैसे जो है इसकी समस्याएं जो आई उसको कैसे कैसे दूर किया गया। तो ये था महाभारत का समालोचनात्मक यानी कि संकटपूर्ण संस्करण। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं समालोचनात्मक संस्कृत में की गई चरणबद्ध क्रियाएं, यानी कि ये जो क्रिटिकल, जो ये जो संकटपूर्ण से भरा हुआ, पूरा जो समस्या से भरा हुआ जो महाभारत बुक था, इसको जमा करने में कौन कौन सा स्टेप लेना पड़ा, कैसे कैसे एक एक स्टेप करके ये जो है जमा हुआ, और हम लोगों ने जो है उसको अच्छे से पढ़ने में एकदम सफलता पाई, इसको देखते हैं। देखिए, समालोचनात्मक संस्कृत में की गई चरणबद्ध क्रियाएं, सबसे पहले देश के अलग अलग स्थानों से लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई एक परियोजना तो शुरू कर दिया। ये परियोजना कौन शुरू किया, तो वीएस सुक्तांकर ने परियोजना शुरू कर दिया। अब ये परियोजना शुरू करने के बाद उन लोगों ने कैसे कैसे काम किया, यानी कि क्या क्या स्टेप रहा उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम उन लोगों ने ये किया था कि जो भी अलग अलग स्थानों में जो भी लिपि लिखा गया था महाभारत की, उसको जो है संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया, यानी कि जितने भी लिपि पूरे दुनिया में लिखा हुआ था सबको एक जगह जमा किया। उन श्लोकों को इंगित किया, यानी कि उन श्लोक यानी कि जो भी लाइन लिखा हुआ था उनको क्या किया, चयन किया, इंगित किया, जो लगभग सभी पांडुलिपि में पाए गए थे। ठीक है, तो दूसरा काम क्या किया कि वो कॉमन जो हो गया, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रहा कि वो जा रहा है,
और वो जा रहा है, महाभारत में लिखा हुआ था या फिर कहीं पे लिखा हुआ है कि मूर्ति पाई जाती थी, महाभारत में मूर्ति पाई जाती थी, ठीक है। तो अगर ये महाभारत में कहीं भी लिखा हुआ है और एक दो जगह अगर मिल गया तो उनको क्या क्या इकट्ठा कर दिया, और यही पॉइंट अगर नहीं मिला तो उनको फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो जो भी पहले सबसे पहले क्या किया कि सबको एक इकट्ठा किया जितना भी लिपि था, उसके बाद उन श्लोकों में जो भी लिखा हुआ था उसमें अगर सभी पांडुलिपियों में अगर पाया गया, यानी कि सभी अभिलेख में सभी पांडुलिपियों में अगर सेम पाया गया तो उसको ले लिया, ठीक है। फिर श्लोकों का प्रकाशन जो है 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया, यानी कि टोटल 13,000 पेज में जो फैला हुआ था, पृष्ठ में जो फैला हुआ था, उनको अनेक ग्रंथ में खंड किया, यानी कि बांटा, एक एक खंड करके, एक एक मान लेते 13,000 पृष्ठ था ना, तो 500-500 करके जो है पेज करके समझ लो, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, इस तरह करके जो है उसको बांटा। इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल का समय लगा। देख रहे हैं कितना बड़ा समय लगा है, 47 साल। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि समालोचनात्मक संस्करण में टोटल महाभारत के समालोचनात्मक संस्कृत में या फिर संस्करण में कितने समय लगा था, तो टोटल 47 वर्ष का समय लगा था। टोटल 13,000 पृष्ठ था, ये पूरा एकदम 13,000 पेज पाया गया था, 13,000, उसको जो है अलग अलग खंड में विभाजित करके फिर उन लोगों ने जो है एक एक करके अध्ययन किया, और इसके बीच समय कितना लग गया, टोटल 47 ईयर्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का परिणाम। तो पहले देखिए एक परियोजना शुरू किया गया, इसको पढ़ने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, फिर उसके बाद वो परियोजना में क्या क्या काम किया उसको हम लोगों ने देखा। फिर आगे हम लोग देखेंगे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ठीक है। प्लीज जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपके लिए हम लोग काफी मेहनत करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी शुरू नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त है वो भी जो है इस क्लास में ज्वाइन कर पाए। यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, बहुत ही मजे के साथ सब कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा, चाहे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो महाभारत जो इसका मतलब कि ये जो समस्या था, इसको जो सॉल्व किया, कैसे कैसे जमा किया, टोटल 47 साल का समय लगा। इसके बाद फिर इसका परिणाम क्या क्या हुआ, इस परिणाम क्या क्या हुआ हम लोग इसको देखते हैं। यानी कि इनको जो हम लोग जमा किए, अध्ययन किए, विश्लेषण किए, उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के परिणाम के रूप में पूरे महाद्वीप में उत्तरी भाग कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण तमिलनाडु और केरल तक की सभी पांडुलिपियों में समानता नजर आई। यानी कि क्या हुआ कि जितने भी पांडुलिपि मिला, तो लगभग सभी पांडुलिपि में कहां से कहां तक ये पूछा, अगर मतलब देखिए यहाँ पर महाद्वीप में उत्तरी भाग से लेकर के कश्मीर और नेपाल से लेकर के दक्षिण तमिलनाडु और केरल तक के सभी पांडुलिपि, जितना भी पांडुलिपि मिला, सभी में जो है एक समानता नजर आई, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, कुछ शताब्दी के दौरान महाभारत के प्रेषण में हुए अनेक क्षेत्रीय प्रभेद अर्थात प्रकार, यानी कि अनेक क्षेत्रीय प्रकार उभर कर सामने आया। श्लोकों के प्रकाशन का जो 13,000 पृष्ठ में से आधे से भी ज्यादा पृष्ठ जो है इनकी प्रभेदों का प्रमाण यानी कि ब्यौरा देता है। यानी कि इनका जो भी प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार के जो भी शासन करते थे, इनके अलग अलग प्रकार होते थे, अलग अलग जाति होते थे, इनके बारे में जो है 13,000 जो पृष्ठ है, तो इसमें आधे से भी ज्यादा यानी कि लगभग 7,000 मान सकते हैं, 7,000 से ज्यादा पृष्ठ में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है अलग अलग प्रभेद था, यानी कि लोग जो है अलग अलग प्रकार के थे, इस चीज का ब्यौरा देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जो टोटल 13,000 पृष्ठ था ना, 13,000 पेज, इसमें से लगभग 7,000 पेज जो है वो क्या बताता है कि यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग रहते थे, ठीक है। अगला पॉइंट आपका, कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अनेक परंपराओं के बारे में जाना, ठीक है। किसके बारे में, पाली के बारे में, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से, इन सभी ग्रंथों के माध्यम से जो है अनेक परंपरा उस समय जो थे उसके बारे में जाना, और परिणाम के रूप में यह निकला कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे। यानी कि उस समय जो है, उस वक्त में भी संस्कृत के जो है ऑफिशियल माना जाता था। किसको? संस्कृत को जो है आमतौर से आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल माना जाता था। इनसे हम लोगों को ये पता चला, चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि उस समय पाली भी भाषा चला, प्राकृतिक भी भाषा चला, तमिल ग्रंथ भी चला। इनके माध्यम से भी हम लोगों को यही पता चला कि उस समय भी संस्कृत का जो है बहुत ही ज्यादा मान था, ठीक है। तो ये हो गया महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का परिमाण। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, वेद हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पंचम वेद जो है वो महाभारत को कहा जाता है, ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। अगर आपको पूछे वेद का मतलब क्या होता है, तो वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज जो हम लोग प्राप्त करते हैं। यह प्राचीन भारत की पवित्र साहित्य है। ये क्या है?
पुराने भारत की यानी कि प्राचीन भारत की पवित्र साहित्य है। अब हम लोग आगे देखते हैं, छोटा सा टॉपिक आपका दिया हुआ बस, वेद के प्रकार। टोटल 4 वेद है, जैसे कि आप सबको पता है, एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है, एक अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ये जो है सबसे पुरानी वेद है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पुरानी वेद का नाम क्या है तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद से ही हम लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में पता चला था, 16 महाजनपद के बारे में पता चला था, इसीलिए उसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा, क्योंकि उसकी जानकारी हम लोगों को वेदों से मिली थी। ठीक है, तो वेद के टोटल 4 प्रकार होते हैं। ऋग्वेद ये जो है सबसे पुरानी वेद है, यानी कि सबसे पहला वेद है, प्रथम वेद है। इसका मूल विषय क्या है? ज्ञान है। यानी कि ये जो ऋग्वेद है इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान को ही प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है विभिन्न देवताओं का वर्णन है, यानी कि अलग अलग देवताओं का जो है ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरा है आपका यजुर्वेद। इनमें जो है क्रिया और यज्ञ के लिए मंत्र वर्णित किया गया है, यानी कि जो भी आप काम करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, भवन वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको कौन कौन सा मंत्र पढ़ना होगा, जैसे मुस्लिम लोग जिसको बोलते हैं सूरा, कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा, वो आपका यजुर्वेद में दिया हुआ। ठीक है, अब आपका जो सामवेद है इसका मुख्य विषय है उपासना, यानी कि उपासना कैसे कैसे करना है, मतलब सिंपली उपासना इसका मुख्य विषय है। किसका? सामवेद का। ठीक है, उसका जो लास्ट है, जो अंतिम चौथा है, यानी कि अथर्ववेद, इसमें आपका गुण, धर्म और आर्योग्य के लिए मंत्र है। तो ध्यान रखिएगा, जो दूसरा है यजुर्वेद उसमें क्या है? क्रिया और यज्ञ के लिए मंत्र दिया हुआ है, और जो आपका चौथा अर्थवेद इसमें आपका गुण, धर्म और आरोग्य के लिए जो है मंत्र दिया हुआ। ठीक है, तो ये आपका था वेद। हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, परिवार तथा बंधुत्व। परिवार का मतलब फैमिली, जो कि परिवार होता है बेसिकली, और बंधुत्व का मतलब हो गया भाईचारा, जैसे कि मैंने आपको बताया भाईचारा। क्या ध्यान रखिएगा? भाईचारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं परिवार के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आपके सिलेबस में दिया हुआ परिवार। परिवार क्या होता है? तो लोगों का समूह जिसमें लोग भोजन और अन्य संसाधनों का जो है आपस में मिल बांट कर प्रयोग करते हैं, ये परिवार कहलाता है। ठीक है, तो लोगों का समूह जिसमें क्या करते हैं, लोग जो है भोजन और अन्य संसाधनों का जो है आपस में मिल बांट कर प्रयोग करते हैं, वही परिवार कहलाता है, यानी कि एक परिवार बन गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, पारिवारिक रिश्ते जो है रक्त संबंध माने जाते हैं, यानी कि जो भी पारिवारिक रिश्ते होते हैं वो रक्त, यानी कि तुम मेरा ही खून हो, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो पारिवारिक जो भी रिश्ते होते हैं, जो भी रिलेशन होते हैं, वो क्या माने जाते हैं? रक्त संबंध माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, कुछ समाजों में चचेरे मौसेरे भाई बहन को खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन अन्य समाजों में ऐसा नहीं। देखिए खून का रिश्ता मतलब क्या हो गया? जो कि खुद का भाई हो, सगी जो बोला जाता है उसको बोला जाता है। लेकिन कुछ कुछ समाज में जो है चचेरा और मौसेरे भाई बहन को भी, ध्यान रखिएगा, एक चचेरा और एक मौसेरा, इन भाई बहन को भी जो है खून का रिश्ता ही माना जाता है, लेकिन अन्य समाजों में ऐसा नहीं है। कुछ कुछ समाज में ऐसा है, मान लेते हैं मुस्लिम हिंदू में है तो मुस्लिम में नहीं, इस तरीके से, कि कुछ कुछ समाज में है, कुछ कुछ समाज में नहीं है, ऐसा दिया गया। ठीक है, तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया परिवार के बारे में। ध्यान रखिएगा, परिवार मतलब क्या हो गया कि भोजन और संसाधनों का जो है आपस में मिलजुल कर प्रयोग करता है, ये आपका परिवार कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बंधुत्व के बारे में। बंधुत्व का सामान्य अर्थ होता है भाईचारा, यानी कि दोस्ती। आगे हम लोग देखते हैं, अब ये भाईचारा और दोस्ती आ गया और महाभारत बुक आ गया, और आप सबको पता ही है जो महाभारत आपका किताब है उसमें क्या दिया हुआ है, तो कौरव और पांडव के बीच जो लड़ाई हुआ था महाभारत में, उन्हीं के बारे में ज्यादा दिया हुआ। ठीक है, तो बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, दोस्ती। ये जो भाईचारा और जो दोस्ती था वो किसके किसके बीच था? तो खुद के बीच, यानी कि टोटल 5 पांडव थे, तो पांडवों के बीच जो है बहुत ही ज्यादा भाईचारा वाली बात थी एकदम। ये पांचों जो है एक दूसरे का बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। उसी तरीके से जो कौरव थे, ये कौरव भी जो है आपस में बहुत ही ज्यादा दोस्ती थी, भाईचारा थी इनके बीच, एकदम एक दूसरे का आज्ञा करते थे, आदर करते थे। लेकिन कौरव और पांडव जो है ये चचेरे भाई थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि पांडव कौन थे, तो पांडव जो है वो कौरव के चचेरे भाई थे। क्या थे? चचेरे भाई। सगा भाई तो उसका पांडव ही हो गया, लेकिन पांडव के चचेरे भाई का नाम, यानी कि कौरव के चचेरे भाई का नाम क्या है? पांडव। ठीक है, और लेकिन ये लोग आपस में युद्ध करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपस में जो है यानी कि कौरव और पांडव अपने पांचों भाई में एकदम यूनिक था, भाईचारा थी, बंधुत्व था, मतलब कि पांचों के बीच। उसी तरीके से कौरवों के बीच भी जो है बंधुत्व था, सबको एक दूसरे का बात मानते थे। लेकिन कौरव और पांडव के बीच ये दोनों चचेरे भाई वाला रिश्ता लगता था, तो ये जो है बोल सकते हैं कि हमेशा युद्ध करते थे। ठीक है, तो कौरव के चचेरे भाई थे पांडव, लेकिन ये लोग आपस में युद्ध करते थे। इसके बारे में भी महाभारत में पूर्ण रूप से दिया हुआ है। इतिहासकार परिवार तथा बंधुत्व का अध्ययन कर
लोगों के सोच विचार के बारे में अनुमान लगाते हैं और यह सोच विचार लोगों की क्रियाकलापों को प्रभावित किया है। ठीक है, तो इतिहासकार एक परिवार के बारे में और एक बंधुत्व के बारे में जो है अध्ययन किया और लोगों के सोच विचार के बारे में अनुमान लगाता है और इन्हीं से जो है लोगों का जो भी विचार है, समाज के बारे में जो भी जैसा भी विचार है उसके बारे में अनुमान लगाता है। ये कौन करता है? इतिहासकार यानी कि पुरातात्विद। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का जो प्रयोग है वो परिवार के लिए किया गया है। अगर आपको पूछा जाए कुल शब्द का प्रयोग संस्कृत में किसके लिए किया गया है, तो परिवार के लिए। और जाति का जो है बांधवों के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डेज, इसके बड़े समूह के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है और जाति का जो है बांधवों यानी कि बॉन्डेज के बड़े समूह के लिए होता है। ठीक है, आप लोग चैटिंग मत कीजिए, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो आपको समझ में आ गया परिवार के बारे में 3 पॉइंट मैंने बताया। बंधुत्व के बारे में समझ में आ गया कि ये लोग आपस में जो होते थे, कौरव आपस में बहुत ही ज्यादा भाईचारा वाली बात होती थी, पांडव भी आपस में, लेकिन पांडव और कौरव जब एक दूसरे के साथ हमेशा जो है युद्ध करते थे। ठीक है, यानी कि सगा भाई जो होता था उसके साथ बहुत ही ज्यादा दोस्ती भाईचारा, और जो चचेरा उचेरा होता था उसके साथ क्या करते थे लोग, लड़ाई करते थे। तो ये थी आपका वो टॉपिक। ठीक है, अब अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग, पितृवंशिकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पितृवंशिकता। पितृ से ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पिता की वंशज के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, क्या होता है देखिए, इसमें पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों और संपत्ति पर साथ ही साथ पिता अगर राजा था तो उनकी सिंहासन पर पुत्र का अधिकार होता है। तो ध्यान रखिएगा, पितृवंशिकता का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि अगर पिता का अगर मृत्यु हो जाए तो उसके बाद जो भी उसका संसाधन, जो भी दौलत, धन, प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति रहता है उस पर अधिकार जो है बेटा का हो जाता है। ठीक है, और अगर पिताजी अगर राजा होता है तो उसका जो भी सिंहासन होता है उस पर भी जो अधिकार है वो किसका होता है, तो उस पर पुत्र का यानी कि उसके बेटे का अधिकार होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग पितृवंशिकता। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए पितृवंशिकता क्या है तो आपको सिंपली यही डिफिनेशन को लिख देना है। ठीक है, अधिकतर राजवंश जो है पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी कि उस समय महाभारत में ऐसा दिया हुआ है कि जो भी उस वक्त में राजवंश था वो पितृवंशिकता प्रणाली, यानी कि यही प्रणाली की बेटा का बेटा का बेटा का बेटा राजा बनेगा, कुछ इस प्रकार का ही जो है उस समय शासन चलता था। ठीक है, ये कहाँ दिया हुआ है, ये सभी चीज महाभारत में दिया हुआ है। पितृवंशिक व्यवस्था में समाज में पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पितृवंशिकता जो भी जहां भी था तो वहां पर जो है पुरुषों को जो है ज्यादा महत्व दिया जाता था कंपेयर करके किसका, यानी कि महिला के कंपेयर में जो है पुरुष को ज्यादा अधिकार था, ज्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि वही जो है राजा के बाद वही उत्तराधिकार, उसी का पुत्र जो है सिंहासन पर बैठेगा, पूरा प्रॉपर्टी का मालिक वही। ये बहुत ही गलत धारणाएं थी उस समय। जैसे कि हिंदुओं में पहले क्या होता था, अभी भी बहुत जगह होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि उनको जो है प्रॉपर्टी का, लड़कियों को खास करके कोई भी हक नहीं दिया जाता था। यानी कि अगर मान लेते हैं बाप के पास अगर 2 बीघा जमीन है, ठीक है, तो ये 2 बीघा में अधिकार जो है सिर्फ उसके पुत्र का होता था, पुत्र का बिल्कुल भी नहीं होता था। अभी भी ऐसा कई घरों में नहीं होता है, लेकिन अभी कई घरों में होता है, बेटी को भी देता है और बेटा को भी देता है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पितृवंशिकता जहां भी व्यवस्था, इस तरह का पितृवंशिकता जहां भी था वहां पर जो है पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर उनका पुत्र नहीं होता था, यानी कि अगर उन राजा के पुत्र नहीं होते थे तो उनके जो भी संबंधी भाई होता था उसी को उत्तराधिकार बनाया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, अगर उसका पुत्र नहीं होता था तो उनका जो भी उत्तराधिकारी होता था उन्हीं को क्या बनाया जाता था, उसका मतलब कि जो भी भाई होता था उन्हीं को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। अब पितृवंशिकता का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, वह वंश या फिर वह परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पुत्र के पुत्र, फिर पुत्र के पुत्र, ऐसा ही चलता रहे, इसी को हम लोग बेसिकली पितृवंशिकता बोलते हैं। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि जो भी राजा होता था उसका पहले बेटा बनता था, फिर उसका बेटा, यानी कि जो उसका बेटा का बेटा होता था फिर वो बनता था, यानी कि उसका हो गया पोता, फिर उसका बेटा, फिर बेटा बेटा बेटा, यानी कि इस प्रकार का पितृवंशिकता में होता था। ध्यान रखिएगा, ज्यादा किसको महत्व दिया जाता था, पुरुषों को दिया जाता था, और अगर उसका पुत्र नहीं होता था तो उनके जो भी संबंधी भाई होते थे उसी को उसका उत्तराधिकार, यानी कि उनका राजा, सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ मिल जाता था। ठीक है, और उसका अर्थ आपको समझ में आ गया पितृवंशिकता का, देखिए वह परंपरा, वह वंश जिसमें पिता के पुत्र, फिर पुत्र, फिर पुत्र, ऐसा ही चलता रहे। ठीक है, अब मातृवंशिकता का मतलब अगर हम लोग समझे तो इस शब्द का प्रयोग जो है वहां की जाती है जहां वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। यानी कि माँ से अगर कोई परंपरा अगर फैल जाता है, उसका माँ पहले आया, फिर माँ के बाद उसका शादी वगैरह, मतलब जो भी माँ से जो भी अगर मतलब कि बोल सकते हैं हम लोग वंश परंपरा या फिर जो भी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मातृवंशिकता। ठीक है, तो इस शब्द का प्रयोग वहां की जाती है जहां वंश परंपरा
माँ से जुड़ी होती है, तो वहां पर जो है मातृवंशिकता का प्रयोग किया जाता है, और पितृवंशिकता का मतलब पिता से जुड़ी होती है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, विवाह के नियम, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर बार इस तरह का प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं विवाह के नियम से। आपको अक्सर ऑब्जेक्टिव में जो है ये पूछा जाता होगा कि विवाह के कितने प्रकार थे, इसमें से कितने प्रकार के उत्तम थे, यानी कि कितना जो है अच्छा था। ठीक है, तो हम लोग जो है अब विवाह के बारे में पढ़ते हैं, और विवाह के बारे में पढ़ने के बाद इस वीडियो को हम लोग इसमें समाप्त कर देंगे। फिर हम लोग आगे जो है नेक्स्ट वीडियो फिर कल पढ़ेंगे, जहां पर सामाजिक विषमताएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विवाह के नियम, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए विवाह के नियम, यानी कि उस समय विवाह के क्या क्या नियम थे, तो उस समय जो है टोटल विवाह के 8 प्रकार थे। अगर आपको पूछा जाए उस वक्त में कितने विवाह के प्रकार थे, या फिर महाभारत में विवाह के कितने प्रकार दिया हुआ है, तो महाभारत में विवाह के टोटल 8 प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से जो है 4 प्रकार के उत्तम है, यानी कि जो टोटल 8 प्रकार है ना, तो इसमें से जो 4 प्रकार है शुरू वाला वो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है, और जो बाद का 4 वाला है वो बहुत ही बेकार है। बेकार क्यों कहता है, तो उसमें 4 में दिया हुआ है, यानी कि विवाह के नियम दिया रहा है। विवाह का नियम के मतलब क्या हो गया, यानी कि उस वक्त में विवाह कैसे कैसे होते थे उसके बारे में दिया हुआ। ठीक है, तो विवाह का जो 4 प्रकार है वो बहुत अच्छा है, और जो लास्ट का 4 प्रकार है वो बहुत बेकार है। बेकार क्यों है, इसमें जो है लड़का लड़की भाग करके शादी करता है, लड़का लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ शादी करता है, अपहरण करके शादी करता है, किडनैप करके शादी करता है, जबरदस्ती, मतलब कि कुछ भी। ये जो 4 प्रकार है इसमें बहुत ही गंदा गंदा, मतलब कि गंदा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये 4 प्रकार जो है गलत है। ठीक है, और जो 4 प्रकार जो होता था शुरू का, ये बहुत ही अच्छा नियम था। तो वही कहा जा रहा है कि विवाह के टोटल उस समय 8 प्रकार थे, यानी कि 8 प्रकार से शादी होती थी, जिसमें से जो 4 प्रकार है वो उत्तम थे। ठीक है, विवाह में सबसे अच्छा जो प्रकार माना जाता है वो किसको माना जाता है, विवाह में कन्यादान जो है वो पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। ठीक है, और इसको सबसे अच्छा विवाह माना जाता है, यानी कि अगर पिता खुद कन्यादान करे तो इसको सबसे अच्छा क्या माना जाता है, कर्तव्य माना जाता है, और सबसे अच्छा 8 प्रकार में से सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। ठीक है, तो विवाह में कन्यादान को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं विवाह के प्रकार। जो आपका 4 प्रकार है, उत्तम प्रकार है, उसको हम लोग देखते हैं। आपके एग्जाम में पूछा भी आता है, तो आप लोग मेरी बातों को सुनिए। विवाह के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है वो है अंतर विवाह, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर मैरिज। अब अंतर विवाह से आपको समझ में आ ही गया होगा कि अपने परिवार के अंदर, अंतर मतलब क्या हो गया, अंदर, इंटर, जिनकी इंटर मैरिज मतलब अंदर वाला शादी, यानी कि विवाह के इस नियम को हम लोग परस्पर विवाह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अंतर विवाह है, इसी का दूसरा शब्द क्या है, परस्पर विवाह। तो अगर आपको परस्पर विवाह पूछा जाए या फिर अंतर विवाह पूछा जाए, ये दोनों चीज जो है क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने ही गोत्र, यानी कि अपने ही खानदान, या फिर बोल सकते हैं अपने ही वंशज, या फिर बोल सकते हैं अपनी ही जाति में विवाह करता है, यानी कि शादी करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतर विवाह। अंतर विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, परस्पर विवाह बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने ही खानदान में या फिर अपने ही वंश में, अपने ही जाति में शादी करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतर विवाह। ठीक है, अब बहिर्विवाह मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्सोगेमी, यानी कि इसमें क्या होता है, बाहर होता है, यानी कि अपने वंश से बाहर, अपने खानदान से बाहर, अपने जाति से बाहर। ठीक है, इस प्रकार के विवाह को हम लोग बोलते हैं विजातीय विवाह। ध्यान रखिएगा, अंतर विवाह को बोलते हैं परस्पर विवाह, और बहिर्विवाह को हम लोग बोलते हैं विजातीय विवाह। इसमें क्या होता है, इसमें जो है व्यक्ति अपने गोत्र, यानी कि वंशज, खानदान से बाहर विवाह करते हैं। तो आपको जो है अंतर विवाह मतलब खानदान के अंदर या फिर जाति के अंदर, समाज के अंदर। ठीक है, और बहिर्विवाह मतलब आपको समझ में आ गया कि बाहर, यानी कि वंशज, खानदान, जाति या फिर इनसे बाहर जो शादी करता है उसको बोला जाता है बहिर्विवाह। अंतर विवाह, बहिर्विवाह के बाद अब जो तीसरा आता है वो है बहुपत्नी प्रथा। अब बहुपत्नी का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है पुरुष के अनेक पत्नी होते हैं। बहुपत्नी मतलब ज्यादा पत्नी, बहुपत्नी मतलब ज्यादा पत्नी। ठीक है, तो बहुपत्नी प्रथा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगैमी, क्या होता है, इसमें जो है एक पुरुष के अनेक पत्नी होते थे। इसमें क्या होता था, एक पुरुष होता था, उसके अनेक पत्नी होते थे। जैसे सातवाहन राजा में बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, किसमें, सातवाहन राजा में। ठीक है, यह प्रथा जो है कई जातियों, धर्मों और जनजातियों में मान्य है, जबकि हिंदू धर्म में अमान्य है। लेकिन हिंदू धर्म में भी अभी कोर्ट के अनुसार बहुत लोग शादी करते हैं, कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेकर के 2 शादी 3 शादी करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में जो है ये चीज मना किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुपत्नी प्रथा जो है इसमें क्या होता है, एक पुरुष की अनेक पत्नी होते हैं, इसी को बोला जाता है बहुपत्नी प्रथा। और ये किसमें पाया जाता था, अगर आपको पूछा जाए कि सातवाहन राजा में बहुपत्नी प्रथा थी या फिर नहीं थी, या फिर पूछा जाए कि विवाह की कौन सी प्रथा थी, तो सातवाहन राजा में जो है बहुपत्नी प्रथा थी। ठीक है, और इसमें कई जाति, कई धर्म में ये चीज है, लेकिन हिंदू धर्म में ये अमान्य है। अगर आपको पूछा जाए कौन से धर्म में नहीं है, तो आपको लगाना है हिंदू धर्म। ठीक है, लेकिन अभी लोग करते हैं, बट हिंदू धर्म में अभी भी नहीं है। ठीक है,
अब देखिए बहुपति पर था, बहुपत्नी का मतलब क्या हो गया कि पत्नी बहुत सारा होगा, उसको बोलेंगे बहुपत्नी। लेकिन बहुपति मतलब क्या हो गया, पति बहुत सारा होगा। अब ये चीज कैसे समझ में आएगा, देखिए एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति को हम लोग बोलते हैं बहुपति। तो एक स्त्री का अगर अनेक पति होता है, ज्यादा पति होता है, तो उसको बोलेंगे बहुपति। ये बेसिकली किसमें पाया जाता है, तो द्रौपदी की जो शादी है वो 5 पांडवों से हुआ था। ठीक है, तो उदाहरण भी पूछा जाता है कि बहुपति प्रथा जो है किसमें, मतलब कि बहुपति प्रथा से कौन शादी किया था, तो ये जो द्रौपदी थी वो टोटल जो 5 पांडव भाई था उसी से शादी किया था। ठीक है, तो द्रौपदी 1 और 5 पांडव यानी कि 5, तो ये हो गया आपका बहुपति प्रथा, यानी कि एक स्त्री और अनेक पति। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल क्या हो गया, द्रौपदी की जो शादी है वो 5 पांडवों से हुआ था। ठीक है, अब देखिए मनुस्मृति में पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उल्लेख मिलता है। अगर आपको पूछा जाए कि मनुस्मृति में जो है कौन कौन से विवाह का उल्लेख मिलता है, मनुस्मृति क्या है, जैसे कि महाभारत आपका एक बुक है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है मनुस्मृति भी एक किताब है जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो मनुस्मृति में जो है पहली हो गया आपका, चौथी हो गया, 5वीं हो गया और 6ठी हो गया। इन 4 विवाह के बारे में मनुस्मृति में दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, पहली, उसका दूसरी, तीसरी गायब, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, ये चारों विवाह के बारे में मनुस्मृति में जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ विवाह के नियम थे, टोटल 4 नियम, और विवाह टोटल 8 प्रकार के थे। 4 प्रकार के उत्तम माना जाता था, और सबसे अच्छा कौन सा विवाह को माना जाता था, जिसमें पिता खुद कन्यादान करे। ठीक है, पिता खुद कन्यादान करे। चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो है गोत्र, जिस गोत्र का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं अपने ही खानदान या फिर अपने ही वंश, अपने ही नस्ल, अपने ही कुंड, इसी को हम लोग गोत्र बोलते हैं। गोत्र का टोटल 2 नियम था। ठीक है, उसके बाद फिर माताओं को महत्वपूर्ण समझाया जाता है। तो आने वाला जो चैप्टर होगा, आने वाला जो वीडियो होगा, उसमें हम लोग गोत्र से शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपका पार्ट 1 था, ये जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा ये आपका पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में जो है हम लोग गोत्र से शुरू करेंगे और फिर इस चैप्टर को समाप्त करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है तीसरा चैप्टर शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसलिए अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं उसको बताइए कि यहाँ पर जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, और एक चीज आप लोग को बता देते हैं, जिसको भी अगर पीडीएफ लेना है, ठीक है, तो वो सिंपली इस नंबर पे मैसेज कर सकता है 7667532320। ठीक है, और जो पीडीएफ ले चुके हैं तो कुछ दिन से आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा होगा, बहुत ही जल्द आपको पीडीएफ मिलेगा, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। और जिसको अगर पीडीएफ लेना है तो 7667532320 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप खुद से भी नोट कर सकते हैं, जो जो पॉइंट आपको बताया नोट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।